नमस्ते दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का सॉलिड स्टेट का एक टॉपिक ठोसों के प्रकार। ठोसों के प्रकार किसके आधार पर? ज्यामिति के आधार पर ठोस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अक्रिस्टलीय ठोस और दूसरा है क्रिस्टलीय ठोस। अब हम इनके अंतर पढ़ेंगे, दोनों के, क्रिस्टलीय ठोस व अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर। तो एक चार्ट के थ्रू समझेंगे। गुण क्रिस्टलीय, यहाँ लिखेंगे क्रिस्टलीय ठोस व अक्रिस्टलीय ठोस। सबसे पहला गुण पढ़ेंगे। गुण है सबसे पहला ज्यामिति। क्रिस्टलीय ठोसों की ज्यामिति होती है वो क्या होती है? निश्चित होती है। और अक्रिस्टलीय ठोसों की ज्यामिति, क्रिस्टलीय ठोसों की ज्यामिति निश्चित होती है व अक्रिस्टलीय ठोसों की ज्यामिति अनिश्चित होती है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। NaCl, और इसमें एक एग्जाम्पल लेंगे रबड़ का। NaCl में Na प्लस और Cl माइनस, Na प्लस और Cl माइनस, Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस और Na प्लस Cl, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस। अब देखते हैं Cl माइनस Na प्लस और Cl माइनस Na प्लस। अब इन सब की देखो एक बार, एक Cl को 4 Na परमाणु आपस में गिरे हुए होते हैं और एक Na परमाणु आपस में कितने Cl? 4 Cl परमाणु से गिरे हुए। यानी कि इनकी जो ज्यामिति होती है वो कैसी होती है? निश्चित होती है। कैसी होती है? निश्चित होती है। यानी कि इसमें अवयवी कण एक निश्चित क्रम में जुड़े हुए होते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस। अब दूसरा रबड़। रबड़ में अवयवी कण यादृच्छिक रूप से जुड़े हुए होते हैं, या ऐसे बोले कि ये कण, अवयवी कण कैसे जमे हुए होते हैं? अंट संट। कैसे? अंट संट जुड़े होते हैं। कोई सा अवयवी कण कहाँ पे है, कौन सा कहाँ पे है, इसलिए इनकी ज्यामिति होती है वो कैसी होती है? अनिश्चित होती है। कैसी होती है? अनिश्चित। ठीक है। अब दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं इनके, गलनांक व कवथनांक। गलनांक व कवथनांक, यानी कि ये लोग एक निश्चित ताप पर पिघलना स्टार्ट होंगे। गलनांक व कवथनांक। दूसरा प्रॉपर्टी। अब इनका जो ताप है वो क्या? एक निश्चित ताप होता है। एक निश्चित ताप पर ये क्या करेंगे? पिघलेंगे। यानी कि इनकी जो कवथनांक व गलनांक होता है, इनका कवथनांक व गलनांक क्या होता है? निश्चित होता है। ठीक है। अब बात रही दूसरी अक्रिस्टलीय ठोसों की, तो एग्जाम्पल क्या है? रबड़। जैसे आपने टायर जलता हुआ देखा होगा, तो टायर का आधा भाग तो क्या कर चुका होता है? आधा भाग तो, आगे वाला भाग यहाँ से जल रहा है मान लो, तो यहाँ से ये तो भाग जल रहा है, आधा भाग जल चुका होगा और आधा भाग जल रहा होगा और आधा भाग अभी ऐसा का ऐसा पड़ा होगा। यानी कि एक ताप की एक निश्चित परास पे ये क्या करते हैं? पिघलना स्टार्ट करते हैं। ताप की एक निश्चित परास पर क्या करते हैं? ये पिघलना स्टार्ट करते हैं। और तीसरा गुण है विदलन का गुण। कौन सा गुण? विदलन का गुण। इन सब की थ्योरी आपको दे दूंगा नोट्स को। तो अब तीसरा है विदलन का गुण।
का गुण। अब देखो इनको धारदार औजार से, क्रिस्टलीय ठोसों को किसी धारदार औजार से काटने पर जो नई सतह जो निर्मित होगी वो कैसी होगी? चिकनी व सपाट। कैसी होगी? चिकनी। धारदार औजार से या चाकू वाकू इसी से काटने पर, धारदार औजार से काटने पर नई जनित सतह कैसी होगी? चिकनी व सपाट। कैसी होगी? चिकनी व सपाट। जैसे अपन कैसे पनीर को काटते हैं, पनीर या बटर जो भी जैसे भी काटते हैं, तो वो कैसे काटते हैं? एक सतह को अपन चाकू को बीच में से काटा और नई जो सतह जनित होगी वो कैसी होगी? चिकनी व सपाट होगी। और यहाँ पे कैसी होगी? किसी धारदार औजार से काटने पर जो नई सतह जनित होगी वो कैसी होगी? चिकनी नहीं होगी, खुरदरी होगी। कैसी होगी? खुरदरी। जो नई सतह जनित होगी वो कैसी होगी? खुरदरी। कैसी होगी? खुरदरी होगी। ठीक है। तीसरा है आगे इसका चौथा प्रॉपर्टी है विदलन का गुण। कौन सा? चौथी प्रॉपर्टी है शीतलन वक्र। कौन सा? शीतलन वक्र। शीतलन वक्र ये किस के बीच में? तापमान व समय के बीच में एक ग्राफ खींचते हैं। तापमान व समय के बीच में एक ग्राफ खींचते हैं। यहाँ समय और यहाँ तापमान है। मान लो सबसे पहले कोई एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ, भाप है, उसका मान लो टेम्परेचर है 160 सेंटीग्रेड। अब मैं इसको समय के साथ साथ धीरे धीरे मैं ठंडा करता हूँ तो ये धीरे धीरे ठंडा होगा। ठंडा आया, भाप से क्या बनेगा? मान लो टेम्परेचर धीरे धीरे कम हुआ, 140 हुआ, 120 हुआ सेंटीग्रेड है, 100 सेंटीग्रेड पे आया। और 100 सेंटीग्रेड पे आएगा तो आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में केटीजी में कि उस पॉइंट पर 100 सेंटीग्रेड पर एक ऐसा जहाँ पे तापमान थोड़ी देर के समय के लिए क्या रहता है? स्थिर रहता है। और उसी स्थिर को क्या बोलते हैं? अवस्था परिवर्तन। तो यहाँ पे क्या होगा? अवस्था परिवर्तन। यहाँ पे ये भाप थी वो पानी में बदल रही है। किस में बदल रही है? पानी में। आपको पता है कि 100 सेंटीग्रेड से जब ऊपर टेम्परेचर होता है तो पानी भाप में बदलती है, और वापस 100 सेंटीग्रेड से जब नीचे टेम्परेचर आएगा तो भाप किस में बदलने लग जाएगी? पानी में बदलने लग जाएगी। और धीरे धीरे मैं टेम्परेचर को कम करता हूँ, 90 किया, 80, 60 और फिर मैंने 40 किया, 40 से मैं 10 पे आया, 10 से 0 पे, और 0 सेंटीग्रेड पे वापिस ये पानी धीरे धीरे ये वैसे वापिस पानी ये किस में बदलने लग जाएगा? किस में बदलने लग जाएगा? बर्फ़ में। और एक ऐसी अवस्था वापस आएगी, ये पानी बर्फ़ में बदलेगा। और इसी पॉइंट जैसे यहाँ पे अवस्था परिवर्तन हुई, यहाँ पे भी अवस्था परिवर्तन हुई, और यहाँ से ये क्या बनने लग गया? बर्फ़ बनने लग गई। तो इसका वक्र जो आ रहा है आपको सतत दिख रहा है, असतत दिख रहा है? असतत वक्र आता है। कैसा वक्र आता है इसका? असतत वक्र आता है। बाद में इसका अगला पॉइंट देखो, इसका समय के साथ में तापमान व समय, इसका जो शीतलन का वक्र आता है वो टेम्परेचर के समय के साथ साथ में क्या करता है? टेम्परेचर घटता जाता है। और इसका वक्र आता है वो कैसा आता है? सतत आता है।
कैसा आता है, सतत आता है। इसका वक्र कैसा आता है, सतत आता है। अगला गुण देखो, अगला गुण है प्रकृति में। प्रकृति में ये कैसे होते हैं, वास्तविक ठोस होते हैं। कैसे होते हैं, वास्तविक ठोस। और ये कैसे होते हैं, आभासी ठोस। क्यों, क्योंकि ये आभासी ठोस का मतलब ये हुआ कि आपको रबड़ लगता तो है ठोस है, लेकिन उसमें अवयवी कण है, क्या है, बिल्कुल अंट-संट कहीं कहीं बिखरे हुए होते हैं। तो ऐसा आभास होता है कि ये ठोस हैं, जबकि अपन रबड़ को वास्तविक ठोस तो क्लिष्ट ठोस होते हैं, उनको अपन दबा थोड़ी सकते हैं, लेकिन इनको अपन आसानी से रबड़ को दबा सकते हैं। अगली प्रॉपर्टी है कणों की व्यवस्था। कणों की व्यवस्था, कणों की व्यवस्था। अब इसको ध्यान से सुनना। आपने मकान बनते हुए देखा होगा, तो उसमें ईंटें का जो क्रम होता है वो व्यवस्थित क्रम, एक ईंट ऐसे रखते हैं, व्यवस्थित क्रम में ईंटों को जमाया जाता है, तभी एक बिल्डिंग का निर्माण होगा। तो अब व्यवस्थित क्रम में जमा कर इनको एक लंबी दीवार बना सकते हैं, एक लंबी दीवार बना सकते हैं। जबकि इनको, ये तो क्या है, अवयवी कण अंट संट रूप से जमे हुए हैं, तो इनको अपन व्यवस्थित रूप से नहीं जमा सकते। अब एक ईंट मान लो यहाँ रखी मैंने, दूसरी ईंट मैंने ऐसे रखी, तीसरी ईंट मैंने यहाँ रखी इसके ऊपर, तो ये इसकी एक लंबी दीवार थोड़ी बना सकते हैं। तो ये होता है, ये दीर्घपरासी है, दीर्घपरासी है, और ये होता है लघुपरासी, लघुपरासी। ठीक है। अब इनकी परास होती है, वो क्या होती है, शॉर्ट होती है, और इनकी परास होती, सॉरी, इनकी परास लॉन्ग होती है, और ये शॉर्ट परास वाले होते हैं। आगे देखो, अगला लास्ट इंपॉर्टेंट है। देखो, देशिकता। अब देशिकता क्या होता है, ये होते हैं, ये विषम देशिक होते हैं, और क्रिस्टलीय ठोस विषम देशिक होते हैं, और ये समदेशिक होते हैं, समदेशिक। ठीक है। क्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस विषम देशिक होते हैं। वो कैसे, मान लो एग्जाम्पल वापस NaCl वाला, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, और Na प्लस Cl, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस और Cl माइनस, फिर Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस। अब देखो, इनमें मान लो इनको मैं, ये मान लो 6 क्लास है, ये 7th क्लास है, ये 8th क्लास है, और ये 9th क्लास है। अब आपको पता है कि इनके सारों के भौतिक गुण होंगे, वो क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। क्या होंगे, भिन्न भिन्न। 6 वाले के 7th वाले से कोई गुण नहीं मिलेगा, 7th वाले के 8 वाले से नहीं मिलेंगे, 8 वाले से 9th के गुण नहीं मिलेंगे। तो यानी कि मैं भिन्न भिन्न दिशाओं में जाता हूँ। मान लो ये इस इधर गया, तो इस दिशा में जाने पर इनके जो भौतिक गुण हैं, भौतिक गुण कौन कौन से, एक तो तन्यन सामर्थ्य, चालकता व कठोरता आदि क्या होगी, भिन्न भिन्न होगी। क्या होगी, भिन्न भिन्न। मान लो इधर से इधर जाऊंगा तो भी इनके भौतिक गुण क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। देखो यहाँ एक Na है और एक Cl है, तो ये इन दोनों के भौतिक गुण क्या क्या है, इधर से इधर दोनों साइड में जा रहा हूँ, तो इनके भौतिक गुण क्या क्या आ रहे हैं, भिन्न भिन्न आ रहे हैं। तो इसलिए इनको बोलते हैं विषम देशिकता, यानी कि भिन्न भिन्न दिशाओं में जाने पर इनके भौतिक गुण क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। तो विषम देशिकता किसे कहते हैं, तो आपसे पूछे तो जैसे क्या बोलोगे कि यदि भिन्न भिन्न दिशाओं में जाने पर, यदि भिन्न भिन्न दिशाओं में जाने पर इनके भौतिक गुण, इनके भौतिक गुणधर्म, जैसे तन्यन सामर्थ्य,
चालकता व कठोरता अपवर्तनांक आदि क्या हो, भिन्न भिन्न हो। क्या बोलोगे कि भिन्न भिन्न दिशाओं में जाने पर इनके भौतिक गुणधर्म क्या होंगे, भौतिक गुणधर्म कौन कौन से बोलोगे, जैसे अपवर्तनांक, तन्य सामर्थ्य व चालकता, ये सारे के सारे क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। इसलिए इनको बोलते हैं भौतिक, इसलिए इनको बोलते हैं विषम देशिकता। ठीक है, मान लो आपने क्लास में प्रार्थना सुबह सुबह हुई तो एक क्लास लाइन कैसे बनाते, एक 6 वालों की, एक 7 वालों की, एक 8 वालों की, 9 वालों की, तो इन दोनों के 9 और 8 के क्या है, भौतिक गुणधर्म होंगे, वो क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। फिर समदेशिकता ये अक्रिस्टलीय ठोसों में पाई जाती है। जैसे मान लो, देखो सुनो, जब प्रार्थना कंप्लीट होने के बाद में फिर आता ब्रेक होता है, तो ब्रेक में क्या होता है, कोई भी कहीं पे भी जा सकता है। 9th वाला बच्चा यहाँ पे भी खड़ा रह सकता है, यहाँ पे भी खड़ा रह सकता है। 6 वाला बच्चा यहाँ खड़ा है तो दूसरा 6 वाला बच्चा यहाँ पे भी खड़ा रह सकता है। तो यानी कि इनकी जो दिशा भिन्न भिन्न दिशाओं में, मान लो मैं एक लाइन चला और 9th का बच्चा यहाँ नहीं मिलेगा तो यहाँ मिल जाएगा दूसरा बच्चा, 6 का बच्चा यहाँ मिल रहा है तो दूसरा यहाँ मिलेगा। यानी कि इनकी भिन्न भिन्न दिशाओं में जाने पर इनके भौतिक गुणधर्म क्या होंगे, सेम होंगे। क्या होंगे, सेम होंगे। इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, समदेशिक ठोस कहते हैं।